जी अस्सलाम वालेकुम। कैफ 4 आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। लेक्चर नंबर हमारा 64। आज के लेक्चर में हम एक तो कल की होम सेटलमेंट को डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद आज नया कंसेप्ट स्टडी करेंगे, लायबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप एंड फर्म। सबसे पहले बताइए, कल के लेक्चर में से कोई क्वेश्चन हो, कुछ पूछना चाहते हो, समझ में ना आया हो, पूछ लीजिए। नेगेटिव लिस्ट का पॉइंट 5 क्या कह रहा है वो? एक्सेप्टेंस ऑफ लायबिलिटी इन अ सूट। ये पॉइंट आपके सामने हम डिस्प्ले कर देते हैं, आसानी हो जाए ताकि। फिफ्थ पॉइंट, एक्सेप्ट एनी लायबिलिटी इन ए सूट फॉर आर प्रोसीडिंग अगेंस्ट द फर्म। यानी फर्म के खिलाफ अगर किसी भी पार्टी ने कोई केस फाइल किया है, केस अदालत में चल रहा है, तो आपको पता है समटाइम ऐसा होता है कि फैसले का, जज की तरफ से फैसले का इंतज़ार करने से पहले ही पार्टीज आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट की तरफ जाती हैं। आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट का अंदाज़ा है आपको? हाँ जी, ठीक है। वो पार्टीज आपस में डायरेक्ट एक दूसरे के साथ बैठ के भी सेटलमेंट कर सकते हैं, बाज़ औक़ात एक थर्ड पार्टी सालिस जिसे आर्बिट्रेटर कहते हैं उसके थ्रू भी अरेंजमेंट कर सकते हैं। ये आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट याद रखिए, इसका फ़ायदा ये होता है कि पार्टीज़ का टाइम बच जाता है, कॉस्ट भी बच जाती है, लीगल फीस जाहिर है। वो केस जितना लटकेगा लॉयर्स को फ़ायदा होता है, पार्टीज़ को तो नुकसान होता है, उनका पैसा भी ज़ाया हो रहा होता है और टाइम भी। तो अगर कोई केस इस तरह का चल रहा है और कोई पार्टनर जाके, अब देखिए सारे पार्टनर तो वो पेशी भुगतने नहीं जाएंगे, अदालत जब आर्डर देगी किसी एक पार्टनर को बुलाएगी, तो वो पार्टनर दूसरों से मशवरा किए बगैर का वहाँ पे खुद केस के बारे में फैसला कर सकता है कि ठीक है सर हम सेटलमेंट कर लेते हैं और हम इतनी लायबिलिटी पे करने को तैयार है। चूँकि ये क्रिटिकल इशू है, इसीलिए पार्टनरशिप एक्ट ये कहता है कि ये किसी एक इंडिविजुअल पार्टनर की अथॉरिटी में नहीं है कि वो कोई ऑन गोइंग लिटिगेशन में लायबिलिटी एक्सेप्ट कर ले। उसे सारी फर्म के साथ डिस्कस करना चाहिए, मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर का डिसीजन होगा, फिर कोई लायबिलिटी एक्सेप्ट की जाएगी, वरना नहीं। क्लियर जी? ये क्लियर हो? कुछ समझ आया आपको? ये जो आर्बिट्रेटर का कंसेप्ट, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट का कंसेप्ट है ना, ये हमारे चैप्टर 1 में आएगा। चैप्टर 1 अभी हमने नहीं पढ़ा, आपको पता है ना? हाँ, चैप्टर 1 में आएगा, इसको अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा, ठीक है। वैसे डिटेल डिस्कशन वहाँ पे होगी तो वहाँ पे क्लियर हो ही जाएगा। और कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं? चलिए अब फिर हाई कैप के क्वेश्चंस की तरफ चलें। क्वेश्चन 1 चैप्टर 13 का कह रहा है एस्टिमेटेड टाइम टू, अच्छा ये तो जाहिर है 4, अथॉरिटी ऑफ ए पार्टनर टू बाइंड अ फर्म इज कॉल्ड एम्प्लॉयड अथॉरिटी, ऐसा ही है, ठीक है। लिस्ट द एक्ट्स विच कैन नॉट बी एक्सरसाइज्ड बाय ए पार्टनर एज हिज एम्प्लॉयड अथॉरिटी। इसमें सबसे अहम लफ्ज है, गेस कीजिए कौन सा है? कैन नॉट। अगर नॉट को हटा दिया जाए विच कैन बी एक्सरसाइज, तो लिस्ट इंटायरली चेंज होगी। हाँ जी, तो इसीलिए एग्जाम में आपने खास तौर पे देखना है कि ये पॉजिटिव लिस्ट पूछ रहा है कि नेगेटिव लिस्ट पूछ रहा है। ये नेगेटिव लिस्ट के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। एग्जाम में बताया था ना, एम्प्लॉयड अथॉरिटी में 2 तरह की लिस्ट है। केस स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सी अहम है? पॉजिटिव वाली। और रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन के लिए नेगेटिव। देखिए उसे रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन ही पूछ लिया, ठीक है। अच्छा, अब 4 नंबर है, उसने क्या बताया हमें कि हमने कितने अथॉरिटीज लिखनी है? नहीं, तो क्या हमें 4 लिखनी चाहिए, 6 लिखनी चाहिए, 8 लिखने? टू बी ऑन सेफ साइड आपको क्या बताया कि मार्किंग स्कीम आपने क्या रखनी है? 0.5 मार्क 1 पॉइंट का, 1 पॉइंट का। किसी ज़माने में 1 पॉइंट का 1 नंबर हुआ करता था, फिर 0.75, अब 0.5, यानी वो आपसे ज़्यादा मटेरियल रिक्वायर अब करता है। लेकिन बहरहाल ये क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करता है, मे बी अभी भी किसी एक पॉइंट के ऊपर 1 नंबर देते हैं, लेकिन एग्जाम में बैठ के हमें नहीं पता होगा। तो जब एग्जाम में बैठ के पता नहीं, क्यों नहीं उसने बताया नहीं लिस्ट 8 मैटर्स, लिस्ट 4, लिस्ट 6 नहीं बताया। बताया होता तो हम डिवीजन करके कैलकुलेट कर लेते कितने मार्क्स है। नहीं बताया तो सेफर अजम्पशन क्या है? 0.5 मार्क्स के साथ चलना है। क्लियर ये क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर का क्वेश्चन है। अच्छा, इसमें नोट कीजिए, अंडर द प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट लिस्ट डाउन एनी 4 रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड ऑन एम्प्लॉयड अथॉरिटी ऑफ ए पार्टनर। रिस्ट्रिक्शंस ऑन एम्प्लॉयड अथॉरिटी ऑफ पावर का मतलब क्या है? कि एम्प्लॉयड अथॉरिटी में जो चीजें एक्सरसाइज नहीं की जा सकती, ठीक है, वो बतानी है। नेगेटिव लिस्ट क्या पॉजिटिव लिस्ट? नेगेटिव लिस्ट। अमूमी तौर पे रिप्रोडक्शन में नेगेटिव लिस्ट पूछता है, लेकिन हमेशा लाजमी नहीं है, इसलिए क्वेश्चन को पढ़ लेना है। यहां पे नोट कीजिए, उसने तादाद मेंशन किया 4, तो हमें पता चल गया 4 है, 2 मार्क्स है, 0.5, ठीक है।
अच्छा यहाँ पे अगर टाइम हो, अगर टाइम हो, अगर टाइम हो, एक आधा एक्स्ट्रा लिख देना चाहिए कि नहीं लिखना चाहिए? एक आधा पॉइंट एक्स्ट्रा लिख दें तो बेहतर है, रिक्वायर्ड नहीं है, बेहतर है, वो भी उस सूरत में अगर टाइम हो, वरना नहीं। ठीक है। अच्छा, ये ऊपर चैप्टर 13 नंबर में चेंज करना भूल गया, टाइटल चेंज कर दिया मैंने। ठीक है, ये चैप्टर 13 के क्वेश्चन है। क्वेश्चन 3, ए एंड बी आर पार्टनर्स, ए विद द इंटेंशन टू बाइंड द फर्म। बताइए पार्टनरशिप में एक्ट ज्यादा अहम है कि इंटेंशन ज्यादा अहम है? इंटेंशन ज्यादा है। ठीक है। A with the intention to bind the firm goes to a shop and purchases certain articles on behalf of the firm which are generally used in the partnership business. Generally used in the partnership business, इस अल्फाज से आपको क्या मैसेज दे रहा है? ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है, इंटेंशन टू बाइंड द फर्म है। कहां पढ़ा था हमने कंसेप्ट? ये कंसेप्ट था ना, एम्प्लॉयड अथॉरिटी। क्या अब ये पार्टनर की एम्प्लॉयड अथॉरिटी में एक्ट आता है? क्या इससे बाकी पार्टनर्स बाइंड, फर्म बाइंड होगी? बिल्कुल होगी। इसमें सबसे अहम लफ्ज इंटेंशन को अंडरलाइन करना है और जनरली यूज्ड इसको अंडरलाइन करना है। सब्सिक्वेंटली ए यूजेस दीज आर्टिकल्स पर्सनली, बाद में उसने पर्सनली यूज कर लिया, पर्सनली यूज कर लिया उसने। इज फर्म लायबल टू पे द सप्लायर? क्या फर्म लायबल है? बिल्कुल है। सिर्फ यस नो कर देंगे, जस्टिफाई भी करवाएंगे, जस्टिफाई भी करवाएंगे। जज सिर्फ फैसला देता है कि सबूत और गवाहों के बयानात भी लिखता है, फैसले में लिखता है, हम भी लिखेंगे। तो बताइए क्या सबूत है आपके पास, क्या क्या एविडेंस है, किस बेस के ऊपर आपने फैसला दिया? नंबर 1 इंटेंशन, नंबर 2 यूज्ड इन बिजनेस। अच्छा, फिर अगर फर्म पे कर देगी उसके बाद कहानी खत्म हो जाएगी यहाँ पे? नहीं 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 नहीं, ये इंटरवल से पहले की कहानी थी। इंटरवल के बाद की कहानी क्या होगी भाई? अब उससे रिकवर करवाना है जो पर्सनली ले गया। बाकी के पार्टनर्स या कह ले फर्म जो होगी वो उस फॉल्टी पार्टनर से रिकवर करवाएगी। क्लियर? लेकिन अगर क्वेश्चन देखें, अब यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ स्टूडेंट कहते हैं सर आपने ये बात क्यों की है कि फर्म पार्टनर से रिकवर करवाएगी? बात तो सच है, लेकिन क्वेश्चन में उसने कहा इज फर्म लायबल टू पे सप्लायर, तो उसमें जब सिर्फ इतना पूछा लायबल, तो हमें भी सोल्यूशन में उतना ही रहना चाहिए। बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन सम टाइम टू बी ऑन सेफ साइड थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिख देने से, लेकिन रेलिवेंट लिखना है, एक्स्ट्रा रेलिवेंट, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम सेफर साइड पे रहते हैं। ठीक है, कि सिचुएशन का पूरा एनालिसिस कर दिया। जब स्टूडेंट की बात ठीक है, गलत नहीं है, उसने कहा सर सिर्फ सप्लायर का पूछा है, आप सप्लायर का बता दिया, उसके बाद अगली कहानी भी बता रहे हैं, तो चले रिवीजन ही सही। ठीक है, लेकिन अगर मैं एग्जाम में बैठा हूं तो मार्क्स को देख के एक आधी लाइन अगर एक्स्ट्रा मुझे लिखनी भी पड़ जाए तो मैं खुशी से लिख दूंगा, अगर टाइम है। ये बात समझ रहे हैं? लेकिन इतना भी नहीं करना कि 2 नंबर का सवाल है और 4 नंबर तक एक्स्ट्रा लिख दिया, ऐसा नहीं, 1-2 पॉइंट सिर्फ है। अदील पार्टनर इन क्वेश्चन 3 किधर है? 3 था, 2 भी हो गया, कोई निकल तो नहीं गया? ओके हाँ, दोनों सेक्शन के थे। ठीक है, मुझे लगा एक। Adil, a partner in the firm of chartered accountants, borrows money and executes a promissory note in the name of firm. उसने पैसे लिए, borrows money, ये तो आपको समझ आ गया होगा। Execute से promissory note, ये नहीं समझ। Execute का मतलब होता है complete किया, साइन किया। Promissory note होता है प्रॉमिस करना कि हम आपको पैसे वापस कर देंगे। भैया जरा पैसे हैं, 50 रुपये निकाल, 10, 100 जितने भी हैं निकाल। वो 1000 सामने बड़ी है। ये मैंने भाई से 1000 रुपया लिया और बदले में लिख दिया आई प्रॉमिस टू पे यू ₹1000 10 days आफ्टर ईद, 10 days। ये मैंने इनको अब दे दिया, ये पैसे नहीं, पैसे अपने पास रख लिए फर्ज कीजिए, और इनको ये पेज दे दिया। इस पेज को कहते हैं प्रोमिसरी नोट। क्या बोलते हैं? प्रॉमिस, जिसमें प्रॉमिस होता है, लेकिन इसमें हर प्रॉमिस नहीं होता, इसमें हर प्रॉमिस नहीं होता, सिर्फ प्रॉमिस टू पे मनी होता है। क्या होता है? प्रॉमिस टू पे मनी। ठीक है, ये भाईजान ने कहा है भाई मेरे घर में आना, ईद के दूसरे दिन दावत है तुम्हारी, मैं वादा करता हूँ बड़ा अच्छा सा खाना खिलाऊंगा। ये लिख के दे दिया, क्या ये प्रॉमिसरी नोट है? प्रॉमिस तो है, प्रॉमिसरी नोट क्या होगा? उन्होंने कहा नहीं ये ना करो भाई, मेरे को ईदी देने का वादा कर, फिर आऊंगा तेरे घर, 1000 रुपया ईदी दे, वो प्रॉमिसरी नोट होगा। तो प्रॉमिसरी नोट से पैसे ले लिए और प्रॉमिसरी नोट दे दिया फर्म के नाम से।
ताकि फर्म को पैसे देने पड़े। इज दिस ट्रांजैक्शन बाइंडिंग ऑन द फर्म? बाइंडिंग है। कैसे था बाइंडिंग? कहाँ लिखा बाइंडिंग? ये कहाँ लिखा है? वो ट्रेडिंग बिजनेस में था। बारो मनी इम्प्लाइड पावर में है जरूर, आधी बात सही बताई भाई ने। बारो मनी इम्प्लाइड पावर में है जरूर, लेकिन वो था ट्रेडिंग बिजनेस में। ये क्या है? फर्म ऑफ चार्टर पार्टनरशिप में बोला था ना आपको, नेचर ऑफ बिजनेस पे भी ध्यान रखना है। क्या ये बाइंडिंग है? नहीं बाइंडिंग। क्यों नहीं बाइंडिंग? ट्रेडिंग बिजनेस नहीं है। ट्रेडिंग बिजनेस में इम्प्लाइड पावर है। डन जी। इसमें सबसे अहम लफ्ज क्या था जिसकी वजह से हमारा केस स्टडी के डिसीजन पे पहुंचने में आसानी हुई? फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट। शाबाश। 5. The partnership deed of trading firm placed a restriction on authority of the partner to sell the goods. क्या कहना क्या चाह रहा है? कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट में लिखा गया था कि एक पार्टनर चीजें नहीं बेच सकता, कि पार्टनर उन्होंने की चीजें बेचने में पाबंदी लगा दी कि भाई नई चीज बेचनी। समझ आ गई बात की? One of the partners sells the goods. Is this transaction binding on the firm? It depends. किस पे डिपेंड करता है? थर्ड पार्टी को नॉलेज था कि नहीं था। If third party knew the restriction, transaction is not binding on firm. If third party did not know the restriction, transaction is binding on. ठीक है, इसमें अहम चीज क्या है? आपने दो हिस्सों में अपने सोल्यूशन को प्रेजेंट करना है, क्योंकि ये डिपेंड करता है थर्ड पार्टी को नॉलेज था कि नहीं था। क्वेश्चन के अंदर उसने कोई इंफॉर्मेशन दी है जिससे पता चले थर्ड पार्टी को नॉलेज था? नहीं दी। डन जी। 5 पे कोई कमेंट्री करनी हो आप में से किसी ने? कोई आर्गुमेंट? शाबाश। Question 6. Jazib and Ghalib are partners in a firm. The partnership deed restricts the implied authority of Jazib to borrow money in the name of firm. हाँ, अच्छा अब देखिए, यहाँ पे देखिए उसने सर्विस नहीं बताया, इसका मतलब ट्रेडिंग बिजनेस हो गए। यहाँ पे तो नहीं ना बताया नेचर बिजनेस। तो अमूमी बिजनेस क्या होता है? अमूमी ट्रेडिंग होता है। अज्यूम क्या करेंगे हम कि अमूमी ट्रेडिंग बिजनेस है। ठीक है। द पार्टनरशिप डीड रिस्ट्रिक्ट्स द इम्प्लॉयड अथॉरिटी ऑफ जाजिब टू बारो मनी इन द नेम। पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ था भैया तुम बारो नहीं कर सकते। ठीक है, तुम बारो। क्या एम्प्लॉयड अथॉरिटी को चेंज किया जा सकता है एग्रीमेंट के जरिए? एक चीज एम्प्लॉयड अथॉरिटी में है उसको एक्सक्लूड किया जा सकता है, एक चीज नहीं है उसे ऐड किया जा सकता है। ऐसे एग्रीमेंट देखिए, कह रहे हैं मैंने एग्रीमेंट के जरिए किया है। पार्टनरशिप डीड रिस्ट्रिक्ट्स द एम्प्लॉयड अथॉरिटी बारो मनी द। बिल्कुल ठीक है, पहले थी, अगर नहीं है। जाजिब बारोज मनी फ्रॉम साहर बैंक लिमिटेड। इज दिस ट्रांजैक्शन बाइंडिंग ऑन द फर्म? भी डिपेंड करता है बैंक को नॉलेज था या नहीं था, क्योंकि लॉ ये कहता है, देखें लॉ कहता है कि हम इस बात को तो एज्यूम करेंगे कि पार्टनरशिप एक्ट थर्ड पार्टीज ने पढ़ा हुआ है, लेकिन इस बात को एज्यूम नहीं करेंगे कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट थर्ड पार्टी ने पढ़ा हुआ है, क्योंकि पार्टनरशिप एग्रीमेंट एक कॉन्फिडेंशियल उनके आपस का एग्रीमेंट होता है। वो जिसको चाहे शो करवाएं, जिसको चाहे ना करवाएं। कुछ डॉक्यूमेंट्स पब्लिक होते हैं ना, कुछ पब्लिक नहीं होते। ठीक है, आप ये क्वालिफाई करेंगे तो आपको जो सर्टिफिकेट वगैरह मिलेगा इंशाल्लाह वो पब्लिक डॉक्यूमेंट आप जिसको मर्जी दिखाएं। ठीक है, लेकिन जो आपको सैलरी मिलेगी, अपॉइंटमेंट लेटर होगा आपका, वो आपका कॉन्फिडेंशियल होता है, एग्रीमेंट होता है ना आपका एम्प्लॉयर का। अगर कहीं पे एम्प्लॉयमेंट साइट पे जाते हैं तो वो कॉन्फिडेंशियल होता है। वो तो किसी को बताएंगे आप, किसी को नहीं बताएंगे। घर वालों को बताएंगे तो उनको पता चल जाएगा। ठीक है, और उस लिहाज से खर्चे बढ़ जाएंगे, ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे। ठीक है, और नहीं बताएंगे तो नहीं पता चलेगा, खर्चे उसी लेवल पे रहेंगे। तो ये तो आपकी मर्जी है। ठीक है, घर वालों को ये तो पता चल जाएगा कि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए हैं। सैलरी का अगर बताएंगे पता चलेगा, वरना नहीं चले। यहां पे भी बैंक को एम्प्लॉयड अथॉरिटी जो लॉ ने दिया पार्टनरशिप एक्ट में लिखे उसका तो पता होगा, लेकिन जो पार्टनरशिप डीड में ऊंच नीच हुई है इसका पता होगा। अगर बताया हुआ तो फिर पता होगा, वरना पता नहीं होगा। ठीक है, तो ये अगेन सेम, इफ बैंक न्यू तो ट्रांजैक्शन नॉट बाइंडिंग, इफ बैंक डिड नॉट नो ट्रांजैक्शन बाइंडिंग ऑन फर्म। ठीक है, और फिर इसके बाद अगला इंटरवल के बाद वाली कहानी भी बताऊंगे, बस इतना काफी है। बाद वाली कहानी क्या होगी? बैंक जब पे कर दे, ये पार्टनरशिप फर्म बैंक को पे कर देगी, बैंक आया हुआ पैसे लेने के लिए पे कर देगी, उसके बाद पार्टनरशिप जाएगी उस फॉल्टी पार्टनर के, निकाल लो पैसे।
ठीक है, तो मना किया था तुम्हें, तुम्हारी अथॉरिटी नहीं थी, तुमने अथॉरिटी से बढ़ के काम किया है, हमें नुकसान हुआ, पैसे देने पड़े, अब वो पैसे तुम निकालो, हमें दो। ठीक है। क्वेश्चन 7, Naima and Raima are partners in a cloth business. Naima orders in firm's name and on the firm's letterhead to be supplied. यानी intention क्या हुई? To bind the firm with 2 bags of wheat at her residence. Is this transaction binding on the firm? अच्छा, इसमें रेजिडेंस दो अल्फाज जो अहम है ना हमारे केस के डिस्कशन के लिए, वो है वीट और रेजिडेंस। क्लॉथ तो हमने पहले अंडरलाइन कर लिया होगा ना। कोई सामान घर पे डिलीवर करवाना, इसमें प्रॉब्लम नहीं है। बात को आता है लोग घर में बिजनेस का सामान डिलीवर करवा देते हैं, हालांकि इससे भी हमें लग रहा है रेजिडेंस से ना थोड़ा सा हमें इंडिकेशन मिल रही है कि ये पर्सनल ट्रांजैक्शन की तरफ जा रहा है इसे। लेकिन असल जो हमने डिसीजन करना है कि फर्म बाइंडिंग है कि नहीं, वो किस चीज़ पे करना है? बैग्स ऑफ व्हीट के ऊपर। हमने सप्लायर को क्या लायबल है? फर्म लायबल है सप्लायर को? क्यों लायबल नहीं है? वो कह रहा है भाई आपका नाम लिया, आपके लेटर हेड पे ऑर्डर आया और आप कह रहे हैं कि ये लायबल नहीं है। आप ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं है ना, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं है। और अगर क्लॉथ का ऑर्डर होता ना, वो डिलीवर किया होता, वो ठीक होता, वो फर्म लायबल होती, अब फर्म लायबल नहीं है। समझ रहे हैं? ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है। दोनों कंडीशन थी ना, वो इंटेंशन भी होनी चाहिए और ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस भी होना चाहिए। ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस समझा कितना अहम है? इसका मतलब है पार्टनर अगर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस की ट्रांजैक्शन करेगा, फिर फर्म पे बाइंडिंग होगी वो ट्रांजैक्शन, वरना नहीं होगी। ये 3-4 एग्जांपल में उसने यही बताया, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट वाली एग्जांपल में भी। इमरान एंड कामरान आर वर्किंग इन पार्टनरशिप एज चार्टर्ड अकाउंटेंट। फिर आगे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। साजिद गिव्स ₹90,000 टू इमरान फॉर इन्वेस्टमेंट इन। अच्छा याद रखिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो है ना, वैसे तो बहुत से काम कर सकते हैं, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट वो जो काम का, वो अकाउंटिंग की फील्ड के एक्सपर्ट होते हैं, हिसाब किताब के। बाय डिफ़ॉल्ट उनका ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस ये होता है, अकाउंटिंग सर्विसेज प्रोवाइड करना, ऑडिट सर्विसेज प्रोवाइड करना, टैक्स सर्विसेज प्रोवाइड करना। ये जो होता है ना इन्वेस्टमेंट वाला काम, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट्स नहीं करते, ये ब्रोकर करते हैं। आपने कभी सुना है ब्रोकर? ये ब्रोकर का काम होता है। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस ये नहीं होता। ठीक है, तो इमरान डज नॉट टेल। अच्छा, उसने 90,000 दिए इमरान को, उसने कहा इन्वेस्टमेंट कर देना किसी अच्छी सिक्योरिटी में। इमरान डज नॉट टेल एनीथिंग टू हिज को पार्टनर्स कामरान अबाउट इट एंड मिस अप्रोप्रिएट्स द मनी। साजिद फाइल a suit on the firm for the recovery of ₹90,000. Will साजिद सक्सीड? क्यों नहीं सक्सीड? एक पार्टनर को पैसे दिए, उसने मिस अप्रोप्रिएशन की और आप कह रहे फर्म लायबल नहीं होगी। ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं था। कैसे पता चला ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं था? इन्वेस्टमेंट के लिए बोला उसने। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का काम इन्वेस्टमेंट करना नहीं। आप समझ रहे थे कि चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम इन्वेस्टमेंट करना होता है शेयर्स में? नहीं होता। चार्टर्ड ये किसका काम होता है? ब्रोकर का। अगर बाद में कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट ब्रोकर का काम सीख ले, वो कर सकता है, लेकिन प्राइमरीली जो हमारी फील्ड होती है वो अकाउंटिंग, ऑडिट और प्रोफेशनल सर्विसेज की। 9. Amjad, Babar and Zahid are partners. Zahid, an active partner, signed a land transfer deed on behalf of firm without authorization from other partners to improve cash flows of the firm. Is transaction binding on? हाँ, तो फर्म के लिए, फर्म के पैसे अरेंज करने के लिए साइन किया है, तो बाइंडिंग नहीं है। सेल परचेज कर नहीं सकता पार्टनर? पार्टनर सेल परचेज नहीं कर सकता क्या? हाँ, इमूवेबल, ये सुनना चाह रहा था ना मैं। इमूवेबल है। कैसे पता चला इमूवेबल? लफ्ज तो कहीं इस्तेमाल नहीं हुआ। अच्छा, आपको पता है लैंड इमूवेबल होती है? सुभान अल्लाह, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। तो एम्प्लॉयड अथॉरिटी में शामिल है क्या? नहीं है। रिस्ट्रिक्शन अथॉरिटी है, रिस्ट्रिक्टेड अथॉरिटी। तो फर्म बाइंडिंग है? नहीं है फर्म बाइंडिंग। अच्छा, इसमें वो थर्ड पार्टी नोज और थर्ड पार्टी डज नॉट नो लिखे नहीं, ये तो लॉ ने बताया हुआ है ना। ये पार्टनरशिप में थोड़ा ही है। तो जो चीज पार्टनरशिप एक्ट एग्रीमेंट में लिखी होती है ना, पार्टनरशिप डीड में, उसको हम कहते हैं थर्ड पार्टी नोज और थर्ड पार्टी डज नॉट नो।
जो लॉ में लिखी हुई है उसके बारे में नहीं कहते, वो तो थर्ड पार्टी नोज ही नोज। ठीक है, वो आपने कहीं सुना होगा शायद, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। तो एज्यूम किया जाता है पाकिस्तान का हर शहरी, पाकिस्तान में जितने भी लॉज उसके ऊपर एप्लीकेबल है उनको जानता है। जानते कुछ भी नहीं है हम, फिर भी लॉ एज्यूम करता है भाई जानते हैं। ठीक है जी। अच्छा बताइए, एग्जाम लेवल के क्वेश्चन या फ्रेश कंसेप्ट की तरफ चले? दो ही रह गए हैं, चलो निपटाते चलते हैं। थोड़ा सा अगर 5-7 मिनट एक्स्ट्रा, एक ही क्लास है उसके बाद छुट्टियां ही छुट्टियां, 5-7 मिनट एक्स्ट्रा भी बैठ गए तो क्या है, कोई नहीं। साहिर एंड वैसे भी चाय नहीं भी आई, सही है, पता नहीं आनी भी है कि नहीं। साहिर एंड सारिम आर लॉयर्स who have entered into a partnership namely SS Associates। लॉयर्स को अंडरलाइन कर लें। Noreen approached SS Associates for a property dispute case. However, after seeing Sarim's capability, सारिम बड़ा शातिर बंदा था, उसने ऐसे ऐसे कानूनी नुक्ते उठाए, नोरीन ने कहा अच्छा ये तो बहुत अच्छा प्रोफेशनल है। फिर क्या हुआ? After seeing Sarim's capability, Noreen gave rupees 250,000 to Sarim for investment in stocks and bonds at his discretion on her behalf। और कहा ये 2.5 लाख पकड़ और स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट कर। स्टॉक एक्सचेंज में आपको पता है कभी ऊंच कभी नीच, आजकल ऊंच चल रही है, रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बन रहे हैं, लेकिन कभी कभी एकदम से डाउन भी आ जाता है। तो 250,000 है। सारिम hid the said fact from Sahir and used the money to meet his personal needs। सारिम ने ये फैक्ट छुपा दिया, हिडन रखा और अपने जाती खर्चे पूरे कर लिए। सब्सिक्वेंटली नोरीन फाइल्ड ए सूट ऑन द फर्म, वकीलों के खिलाफ केस कर दिया है। Subsequently, Noreen filed a suit on the firm for the recovery of rupees 250,000। Reason out the validity of suit filed by Noreen। क्या ये केस चलेगा? ये केस नहीं चलने वाला। क्यों नहीं चलने वाला? ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं था। कैश रिसीव कर सकता है पार्टनर, कैश रिसीव कस्टमर से कर सकते हैं, कैश रिसीव किया है, मसला कैश रिसीव करने में नहीं है, मसला किस में है भैया, किस पर्पस के लिए दिया आपने उसे स्टॉक में, ये तो काम ही नहीं, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस ही नहीं है, ये जाती ट्रांजैक्शन समझी जाएगी, फर्म का इससे कोई लेना देना नहीं है। क्लियर? आगे चलते हैं। क्वेश्चन 11, सबसे पहले रिक्वायरमेंट, इन व्यू ऑफ द प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932, पार्टनरशिप एक्ट 1932 को अंडरलाइन करें। इससे हमें क्या पता चला? चैप्टर 11, 12, 13 में से क्वेश्चन पूछा है, कंफर्म क्वेश्चन आएगा पार्टनरशिप में से इंशाल्लाह। एक्सप्लेन वेदर द फर्म एंड इट्स पार्टनर्स आर लायबल टू वाजिद अंडर द अबव सर्कमस्टेंसेस। बताइए फर्म और पार्टनर्स वाजिद को लायबल हैं कि नहीं। तकी, साकिब एंड अबरार आर पार्टनर्स इन ए ट्रेडिंग फर्म। By an agreement among themselves, they decided that no partner shall have an authority to buy or sell goods beyond the limit of rupees 20,000 without the consent of other partners। भाई पार्टनरशिप एक्ट तो ये कहता है कि हर पार्टनर बाय एंड सेल कर सकता है गुड, तो ये एग्रीमेंट में उन्होंने कहा कि नहीं ये तो 20,000 तक कर सकता है, तो ये एग्रीमेंट वैलिड है कि नहीं है? बिल्कुल वैलिड है, पार्टनरशिप ने खुद इजाजत दी है। ठीक है, अच्छा इस एग्रीमेंट, ये जो एग्रीमेंट में पार्टनरशिप डीड में चीज डिसाइड हुई है, क्या इसका बाकी सारे थर्ड पार्टीज को पता होगा कि नहीं पता होगा? डिपेंड्स, अगर बताया होगा तो पता होगा, अगर नहीं बताया तो नहीं पता होगा। पता नहीं होगा ये बात आपकी ठीक आदि, लेकिन अगर बता दिया तो पता होगा ना। जैसे बात को आप बैंक के पास लोन लेने के लिए जाए ना, तो बैंक सबसे पहले यही कहता है भाई अपना एग्रीमेंट दिखाओ, मुझे पता चले जो मेरे पास लोन लेने के लिए है वो इस चीज के लिए ऑथोराइज्ड है भी कि नहीं, तो उसको दिखाना पड़ता है एग्रीमेंट। फिर क्या हुआ? इग्नोरेंट ऑफ दिस रिस्ट्रिक्शन, सबसे अहम, अगर ये लाइन ना लिखी होती तो मैं इफ करके आंसर करता, ये लाइन ना लिखी होती तो मैं इफ करके आंसर नहीं करूंगा। क्यों? उसने बता दिया इग्नोरेंट, यानी इसका नॉलेज नहीं है। वाजिद सोल्ड गुड्स वर्थ रुपीज 45,000 टू साकिब हु डिड नॉट कंसल्ट विद अदर पार्टनर्स। 45,000 की उसने चीजें बेच दी और साकिब ने कंसल्ट नहीं किया दूसरों को।
अब बताइए फर्म लायबल है कि नहीं? क्योंकि ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस की ट्रांजैक्शन है और उसे नॉलेज भी नहीं था, थर्ड पार्टी को नॉलेज भी नहीं था, तो फर्म तो लायबल है। क्लियर? फर्म क्यों लायबल है? क्योंकि ट्रांजैक्शन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस की थी और दूसरी रीजन क्या, थर्ड पार्टी को नॉलेज भी नहीं था, थर्ड पार्टी को नॉलेज भी नहीं था। तो अब फर्म लायबल है, बिल्कुल लायबल, एग्री करते हैं? अच्छा भाई, इतनी कहानी के इंटरवल के बाद वाला भी बताऊं? इंटरवल के बाद क्या होगा? अब इंटरवल से पहले वाजिद थर्ड पार्टनरशिप वाजिद को लायबल है क्योंकि ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस था और इग्नोरेंट था वो, उसको पेमेंट कर देगी। फिर उसके बाद फर्म को जो नुकसान हुआ, जो एक्स्ट्रा पेमेंट करनी पड़ी इस पार्टनर के अथॉरिटी एक्सीड करने से, वो फर्म क्या करेगी? रिकवर करवाएगी। किससे? जो भी है थर्ड पार्टनर से वाजिद को तो देगी पैसे। क्लियर जी? चलिए, ये थे हमारे क्वेश्चंस। अब आते हैं आज के कंसेप्ट में 70% चीजें पहले पढ़ी हुई हैं आपने, ये भी आपको अंदाजा हो जाएगा। लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स एंड फर्म। क्या लायबिलिटी ऑफ फर्म नहीं बोला, लायबिलिटी ऑफ पार्टनर भी नहीं बोला, क्या बोला? लायबिलिटी ऑफ एंड। भाई लायबिलिटी तो हम पढ़ चुके हैं पहले, चैप्टर 12 में पढ़ा नहीं था? दोबारा क्यों आ गया? पहले था उनका आपस में, अब है थर्ड पार्टी के साथ। ठीक है, ये है फर्म, आखिरी दम हो गया फर्म में, ये है फर्म, ये इसका पार्टनर P1, P2, P3 और ये है थर्ड पार्टी। जो चैप्टर 12 में कंसेप्ट पढ़ा था ना हमने, वो सिर्फ उनका अपना था कि अनलिमिटेड लायबिलिटी होगी फर्म के डेट्स की। अब थर्ड पार्टी है। अब आपने ये स्टडी करना है कि थर्ड पार्टी ने फर्म को पैसे दिए और नुकसान हो गया बिजनेस में, क्या पार्टनर लायबल है कि नहीं? फिर पढ़ेंगे थर्ड पार्टी ने किसी पार्टनर को पैसे दिए, उसने हेरफेर कर दिया, फर्म लायबल है कि नहीं। यानी एक तो इस कंसेप्ट के अंदर थर्ड पार्टीज आएंगी और दूसरा ये कंसेप्ट जो लायबिलिटी वाला ना, टू वे में वर्क करेगा। टू वे से मतलब क्या है? पार्टनर के एक्ट के लिए फर्म की लायबिलिटी भी डिस्कस होगी और फर्म के एक्ट के लिए पार्टनर की लायबिलिटी भी डिस्कस होगी। हाँ, ये नया कंसेप्ट। एजेंसी वाले कंसेप्ट में ऐसा नहीं था, उसमें तो सिर्फ ये था एजेंट के एक्ट के लिए प्रिंसिपल लायबल होगा कि नहीं, है ना, वो वन साइडेड था। यहां पे चूंकि सारे पार्टनर एक दूसरे के एजेंट भी है, प्रिंसिपल भी है, ये टू वे में कंसेप्ट डिस्कस होगा। समझ रहे? अच्छा, एक और कंसेप्ट था जो एजेंसी में भी टू वे में काम करता था, पार्टनरशिप में भी टू वे में काम करता था। वो कंसेप्ट बताइए, फिर लेक्चर आगे चलेगा। वो कौन सा कंसेप्ट था जो एजेंसी वाले टॉपिक, एजेंसी वाले रिलेशनशिप में भी टू वे काम करता है और पार्टनरशिप में भी? ओस्टेंसिबल। उसे ओस्टेंसिबल कहते थे कि स्टॉपल कहते थे? स्टॉपल या होल्डिंग आउट। याद है, टू वे में काम करता था। टू वे की एग्जांपल दे सकते हैं? नहीं, एग्जांपल नहीं दे सकते। कि अगर किसी ने कहा कि ये मेरा एजेंट है, असल में एजेंट नहीं था, उस एजेंट ने कोई ट्रांजैक्शन कर दी, उसे बाइंडिंग है। ठीक है? और पार्टनरशिप में क्या कंसेप्ट है? पार्टनरशिप में एक पार्टनर हमारा नहीं है, पार्टनर हमने कह दिया कि पार्टनर है हमारा, फिर क्या होगा? उसके एक्ट्स के लिए फर्म लायबल होगी, ये वन साइडेड। और टू साइडेड क्या है? फर्म के एक्ट्स के लिए वो लायबल होगा, ये टू साइडेड। एग्जाम्पल पढ़ी थी, डिस्कस की थी ना हमने। लेकिन याद रखें,
ये लेकिन है जब डिटेल, चले मैं डिटेल नहीं बताता, इसमें कुछ आगे मजीद पॉइंट्स हैं, लेकिन हमारा टॉपिक नहीं है, उधर गए ना तो फिर लेक्चर की लेंथ बढ़ जाएगी। वो रेलिवेंट टॉपिक आएगा ना, है एजेंसी बेस्ड, देखिए पार्टनरशिप बेस्ड टॉपिक किधर है, इसी चैप्टर के अंदर है ना, अगला यही है। हाँ तो उसमें पढ़ लेंगे। अच्छा वापिस आते हैं, पहले हेडिंग देखें, लायबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप एंड फर्म। लायबिलिटी पहला, लायबिलिटी ऑफ ए पार्टनर फॉर द एक्ट्स ऑफ द फर्म, यानी एक्ट फर्म करेगी, लायबिलिटी पार्टनर की डिस्कस हुई है, समझ रहे। दूसरा क्या है, लायबिलिटी ऑफ द फर्म फॉर रॉन्गफुल एक्ट्स ऑफ पार्टनर। अब ये क्या कंसेप्ट है, एक्ट पार्टनर करेगा, रॉन्गफुल होगा, रॉन्गफुल कोई फ्रॉड होगा कोई ना कोई, और लायबिलिटी फर्म की डिस्कस होगी। और तीसरा क्या है, तीसरा भी वैसे पार्टनर से भी रिलेटेड, पता नहीं उसने क्यों, हालांकि मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ मनी को रॉन्गफुल एक्ट से अलग करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि मिस एप्लीकेशन या मिस एप्रोप्रिएशन या चोरी, पैसों की चोरी, ये भी रॉन्गफुल एक्ट ही होता है, लेकिन लॉ ने इसको अलग पॉइंट के तौर पे डिस्कस किया है। आपको कोई इतराज तो नहीं, कंसेप्ट सेम ही होगा कि लायबिलिटी फॉर फर्म फॉर मिस एप्लीकेशन। आइए इसको पढ़ते हैं वन बाय वन। सबसे पहले लायबिलिटी ऑफ ए पार्टनर फॉर, यानी फर्म ने जो ऑपरेशंस किए हैं, फर्म को पूरे साल में जो नफा नुकसान हुआ है, जो तबाही फिर गई किसी भी वजह से, कोरोना की वजह से बिजनेस खत्म हो गया, लोगों को पैसे देने हैं, अब लायबिलिटी पार्टनर की क्या लायबिलिटी होगी, लायबिलिटी ऑफ ए पार्टनर फॉर दैट। हेडिंग जेन में रखिए, हेडिंग याद आई ना तो कंसेप्ट जेन में आ जाएगा। एवरी पार्टनर इज लायबल जॉइंटली with all other partners and also severally for all acts of the firm done while he is partner। ठीक है, हर पार्टनर जॉइंटली severally liable है। फर्म को अगर नुकसान हुआ, डेट पे करना पड़ा, पार्टनर की लायबिलिटी क्या है, जॉइंटली और सेवरली। लेकिन अगर किसी पार्टनर को ज्यादा शेयर पे करना पड़ गया तो वो बाकियों से रिकवर भी करवाएगा। ठीक है, ये वाला कंसेप्ट इंटरवल से पहले वाला और ये वाला उसके बाद वाला, दोनों भाई बात समझ आ गई। इसमें फर्म से लायबिलिटी पार्टनर पे आ रही है। अब यहां पे क्या होगा, लायबिलिटी ऑफ द फर्म फॉर रॉन्गफुल एक्ट्स ऑफ पार्टनर, कि रॉन्गफुल एक्ट पार्टनर का होगा, लायबिलिटी फर्म की तरफ जा रही है। कह रहा है विद रिस्पेक्ट टू थर्ड पार्टीज क्या है, फर्म इज लायबल इफ ए थर्ड पार्टी, कह रहा है किसी पार्टनर ने रॉन्गफुल एक्ट किया, थर्ड पार्टी को नुकसान पहुंचा, तो क्या होगा, firm is liable if a third party suffer a loss or injury due to wrongful act or omission of a partner in the ordinary course of business। सुबह सुबह दुकान खोली, पार्टनर ने सफाई कर रहा था, पाइप लगाया पानी वाला और सफाई करनी शुरू कर दी, फर्श गीला था। असूल ये है कि वहां पे आपको नोटिस लगाना चाहिए, क्या नोटिस, द फ्लोर इज वेट, वॉक केयरफुली। उसने नोटिस नहीं लगाया, कस्टमर आया अंडे खरीदने, गिरा, टांग टूट गई, कस्टमर ने कर दिया केस हर जानने का कि भैया मैं तो अब इलाज करवाऊंगा प्राइवेट हॉस्पिटल में, पैसे दो मेरे को। अब जो पैसे अब ये रॉन्गफुल एक्ट किसका है, पार्टनर का। क्या फर्म इसके लिए लायबल है, फर्म लायबल है, फर्म लायबल है, वो केस करेगा, फर्म पैसे देगी। ये हो गया विद रिस्पेक्ट टू थर्ड पार्टी, इंटरवल से पहले। इंटरवल के बाद क्या होगा, ये तो एक्सटर्नल साइड हुई ना केस की। अब फर्म क्या, आपका ख्याल है एक्स्ट्रा पैसे देके सारे पार्टनर चुप करके बैठ जाएंगे, वो पकड़ देंगे उस पार्टनर को, कहेंगे तेरे से नहीं काम होता ना कर, तो नोटिस लिख के लगाना था, या दुकान बंद करके सफाई करता, बाद में दुकान खोल लेता। हाँ दुकान से अंदर कौन, कस्टमर दुकान खोली थी इसलिए दुकान के अंदर है। विद रिस्पेक्ट टू पार्टनर क्या होगा, पार्टनर्स कमिटिंग द रॉन्गफुल एक्ट फ्रॉड मस्ट, अब पूरा जो भी हर्जाना अदा करना पड़ा फर्म को, अब ये किसको अदा करना पड़ा है, विद इन द फर्म। आउटसाइड के लिए तो फर्म ने उसको दे दिया। पार्टनर कमिटिंग द रॉन्गफुल एक्ट ऑफ फ्रॉड मस्ट बेयर द होल लॉस एंड मस्ट इंडेमनीफाई द फर्म, सच लॉस कैन नॉट बी शेयर अमंग ऑल द पार्टनर। कह रहे ये वाला लॉस पार्टनर शेयर नहीं करेंगे, वो जो अमूमी लॉस होता है ना, नुकसान होता है बिजनेस में, वो तो शेयर कर लेते हैं, ऊपर शेयर हो गया था। ये जो किसी एक के गलत काम की वजह से फर्म को नुकसान हुआ, वो नहीं करेंगे। चाय नहीं पी रहा भाई, आधा कप ठंडी होगी, नहीं मजे की है, मजे की है तो पी नहीं रहा ठंडी।
होगी ठंडी। विद रिस्पेक्ट टू पार्टनर, भाई ये बात समझ आ गई, आगे चलें। तीसरा पॉइंट, लायबिलिटी ऑफ ए फर्म फॉर मिस एप्लीकेशन ऑफ मनी और प्रॉपर्टी बाय पार्टनर। एग्जाम्पल ये भी वही बनती है, नतीजा वही है, सिर्फ उसने अलग से पता नहीं क्यों निकाल दिया केस। केस क्या है, पार्टनरशिप में बैठे हैं, कस्टमर आया है, उसने, अब पार्टनर, 3 पार्टनर है, पार्टनर ये बैठा सोच रहा है यार सारा काम मुझे करना पड़ता है, बाकी दोनों पार्टनर जो है शाम को आते हैं, वो भी एक्टिव पार्टनर, शाम को आते हैं, सारा दिन मैं काम करता हूँ, मुझे सैलरी भी नहीं देते, मुझे प्रॉफिट में थोड़ा सा शेयर मेरा ज़्यादा ज़रूर है, मुझे 40% देते हैं, खुद 30% देते हैं, लेकिन फिर भी काम मैं ज़्यादा करता हूँ। कितने अरसा हो गया, छोटी छोटी ख्वाहिशें, दुबई जाना है मैंने, कितने अरसे से प्लान कर रहा हूँ, कोई सिलसिला नहीं बन रहा। थोड़ी देर में कस्टमर आया, उसने कहा सर बड़ा ऑर्डर आपको दे रहा हूँ, 2 लाख रुपए एडवांस है, ऑर्डर आप डिलीवर कर दीजिएगा नेक्स्ट वीक में। पार्टनर ने कहा बेफिक्र हो जाए, क्या हो जाए, पैसे मुझे दें और सारी फिक्रें उतार दें, पैसों की फिक्र भी उतार दें। पैसे लिए और दुबई निकल गया, दुबई निकल गया। अब मुझे ये बताइए, इसमें 2 केसेस हैं लॉ ने, दोनों पता नहीं क्यों, देखिए बाज़ औक़ात ऐसा होता है हमें बज़ाहिर चीज़ें समझ नहीं आती, लेकिन वकीलों ने शायद कोई नुक्ता निकाला होगा। लॉ ने 2 एग्जाम्पल दिए हैं ये मिस एप्लीकेशन। पहली एग्जाम्पल, डायरेक्ट कस्टमर से पैसे पकड़े और दुबई चला गया। दूसरी एग्जाम्पल, दराज में पड़े हुए थे पैसे, वो निकाले और दुबई चला गया। केस दोनों में सेम ही है, एग्जाम्पल 2 है, केस दोनों में सेम ही है। देखिए 2 एग्जाम्पल है, क्या, ए पार्टनर रिसीव्स मनी और प्रॉपर्टी फ्रॉम ए थर्ड पार्टी एंड मिस अप्लाइज का मतलब गोज टू दुबई, लिखना नहीं, एग्जाम में नहीं लिखना। ए फर्म, दूसरा क्या है, ए फर्म रिसीव्स मनी, यानी फर्म ने पैसे रिसीव किए किसी से, दराज में रखे हुए थे, और प्रॉपर्टी फ्रॉम ए थर्ड पार्टी एंड ए पार्टनर मिस, यानी इसमें पार्टनर ने डायरेक्ट कस्टमर से पैसे वसूल किए हैं, इसमें फर्म ने पहले पैसे वसूल किए थे, पार्टनर ने फर्म के दराज से या जो भी जगह होती है सेफ वगैरह वहां से पैसे निकाल दिए, लेकिन केस तो एक ही है, पार्टनरशिप के पैसे पर से। आपके ख्याल में इसका क्या आगे लिखा होगा, गैस करें क्या होगा, वो पार्टनर से रिकवर करवाएंगे, शाबाश, ये लिखा हुआ है। द फर्म इज, वो कह रहा है थर्ड पार्टी को तो फर्म जो भी वादा कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो पूरा करेगी, वो 2 लाख का ऑर्डर अगले हफ्ते क्या डिलीवर करना पड़े, फर्म ये कह सकती है भैया आपने जिस पार्टनर को पैसे दिए थे वो पार्टनर तो आगे चला गया, दुबई निकल गया। हम कहेंगे हमें, अगर आप किसी दुकान पे जाए, वहां पे जो भी बंदा काउंटर पे बैठा होगा उसको पैसे देंगे ना, वो बाद में पैसे लेके निकल जाए, ये हमारा कसूर है क्या, ये उस ओनर का कसूर है जिसने उसे काउंटर पे बिठाया था। तो ला ये कहता है इसलिए फर्म को वो थर्ड पार्टी से जो कंसीडरेशन ली है उसके बदले में काम तो करना पड़ेगा, लेकिन फिर क्या होगा, वो उसे रिकवर करवाएंगे, रिकवर करवाएंगे। ये दूसरा एडिशनल कंसेप्ट है। वैसे अगेन मैं फिर बता दूं, मेन कंसेप्ट 2 ही बनते हैं मेरे मुताबिक। ये जो मिस एप्लीकेशन वाला, ये रॉन्गफुल एक्ट की डेफिनेशन में कवर हो जाना चाहिए था, लेकिन उसने नहीं किया तो हमने भी नहीं करना। आपको पता है ना हम क्या करते हैं, जो करना चाहिए वो करते हैं, कि जो आईकैप ने कहा है वो करते हैं, ये चीज जो आईकैप ने कहा है वो करते हैं। पेपर तो किताब में से आना है, तो उसने हो सकता है रिप्रोडक्शन क्वेश्चन में इसी हेडिंग के साथ पूछ ले, तो हमने अपने कंसर्ट में नहीं चलना, आईकैप के कंसर्ट में चल। लेकिन बहरहाल जो चीज़ें जहाँ पे ऊंच नीच होती है मैं आपको ज़बानी कलाम में डिस्कस कर देता हूँ, लेकिन इन दी एंड फॉलो हमने आईकैप। लेकिन ये तो आईकैप की बुक नहीं है, ये तो आईकैप की बुक नहीं है, तो आप कैसे कह सकते हैं आईकैप को फॉलो कर रहे हैं। वो आईकैप से को सामने रख के बनाई है, घर से ला थोड़ी लेके आए हो, मेरी क्या इतनी मजाल ला बनाऊँ। ये आईकैप वाला है, उसको बस थोड़ा सीधा पतला करके आसान करके हमने एग्जाम्पल आगे पीछे करके क्वेश्चन डाल के वगैरह वगैरह। चलिए जी, थर्ड पार्टी ने पार्टनर को पैसे दिए और वो चला गया, तो उसके पास रसीद होगी ना। थर्ड पार्टी कैसे साबित करेगी कि उसने पार्टनर को पैसे दिए थे, तो रसीद होगी। आप कैशियर को फीस पे कर दें, कैशियर खुदा ना हादसा आपने बताना नहीं है उसको कि वो ये काम कर सकता है, और निकल जाए पैसे लेके, और कॉलेज कहे भाई आपने जिसको पैसे दिए थे वो तो निकल गया, पैसे दोबारा देंगे पैसे दोबारा, कहेंगे भाई आपका मसला है, आपने उधर ऐसा बंदा क्यों उठाया,
आपके पास क्या सबूत? अच्छा, कॉलेज वाले कहेंगे अच्छा क्या सबूत है आपके पास कि पैसे दिए? इनवाइस। इसीलिए जहां पे भी कभी कैश पे करे उसकी इनवाइस जरूर ले, और फौरी तौर पे इनवाइसेस जो होती है ना, ये छोटे छोटे सफ़े गुम हो जाते हैं, फौरी तौर पे व्हाट्सएप पे पिक्चर बनाए, अपने आप को सेंड करते हैं। अपने आप को सेंड करना आता है ना? हाँ, अपने आप को सेंड करते, वो रिकॉर्ड रहता है। ये छोटी छोटी चीज़ें ना गुम हो जाती हैं, और कोशिश करें गुम ना होने दे, संभाल के रखें। बार जी ऐसे लगते नहीं है भी नहीं भाई, लेकिन जो ऐसा लगता नहीं है ना बस छोड़ दें इस बात को छोड़ दें। चले, इफेक्ट ऑफ नोटिस रिसीव्ड बाय एंड रिप्रेजेंटेशन मेड बाय पार्टनर। वो कहता है आपको फर्म को नोटिस देना है। सिंपल क्वेश्चन मेरा, 4 पार्टनर है, हर पार्टनर को नोटिस दे, किसी भी एक पार्टनर को नोटिस दे, या एक्टिव पार्टनर को नोटिस दे? क्या सारे पार्टनर को नोटिस देना जरूरी है? आपने कोई भी फर्म को नोटिस देना है, कोई ऑर्डर, कोई इंफॉर्मेशन लेनी है, कोई केस इवन करना है, या पैसे लेके वो ऑर्डर फुलफिल नहीं हुआ, आपने डैमेजेस का नोटिस देना है, कोई भी नोटिस देना है, किसको देना चाहिए? सारे पार्टनर्स को। लॉ कहता है एक पार्टनर को काफी है, शर्त ये है कि वो पार्टनर एक्टिव हो, और अगर कोई फ्रॉड का केस है ना, तो वो फ्रॉड करने वाला पार्टनर ना हो। जिसने फ्रॉड किया उसी से शिकायत नहीं करनी आपने, बल्कि किसी दूसरे से करनी, ऐसे ही होना चाहिए ना। तो लॉ क्या कहता है? नोटिस दो, किसी एक को दो, एक्टिव पार्टनर को, स्लीपिंग डोरमेंट को नहीं, जो घर में बैठा हुआ है, उसे तो पता ही नहीं फर्म के मामलात क्या है, और उसको भी नहीं जिसने फ्रॉड किया है। वो अच्छा मैंने 2 लाख दे के रसीद काटी थी और तुम मेरी शिकायत लेने के सामान नहीं पहुंचा। अच्छा, वो जहां पे उसने वो 2 लाख की गबन किया था, वो नोटिस जो उसको भी फाड़ के फेंक देगा, दूसरे पार्टनर को नहीं बताएगा फ्रॉड करने वाला। ऐसा ही है ना? लॉ क्या कहता है? इफेक्ट ऑफ नोटिस रिसीव्ड बाय अ पार्टनर, इफ ए पार्टनर रिसीव अ नोटिस फ्रॉम एनी थर्ड पार्टी, दिस विल बी कंसीडर्ड नोटिस टू होल फर्म। इफ, अगर आपने फर्म को नोटिस देना है, एक पार्टनर को भी नोटिस दिया, तो वो वैलिड होगा इफ, शर्तें सुन ले। पहली शर्त ये इनके दरमियान में ना एंड लिख ले, एंड है, नोटिस इज गिवन टू एक्टिव और वर्किंग पार्टनर, नॉट टू स्लीपिंग पार्टनर। ठीक है, समझ आई क्या कह रहा है? दूसरा, नोटिस रिलेट्स टू अफेयर ऑफ द फर्म, वो किसी के पर्सनल अफेयर से तो नोटिस देना, किसी के पर्सनल मामला तो, ठीक है, तो वो भी नोटिस फर्म को नहीं समझा जाएगा। किसी लड़ाई झगड़ा कराया शाम को और उसने जो है केस कर दिया, ठीक है, तो वो चूंकि फर्म का मैटर नहीं है, तो वो नोटिस फर्म को नहीं समझा जाएगा, होना भी नहीं चाहिए। पर्सनल मैटर जो है वो पर्सनली समझे जाने चाहिए। और नोटिस डज नॉट रिलेट टू फ्रॉड कमिटेड बाय पार्टनर रिसीविंग द नोटिस। ठीक है, नोटिस ऐसे फ्रॉड के बारे में नहीं होना चाहिए जो वो वाला फ्रॉड है जो रिसीविंग पर्सन वाले ने किया है, यानी जिसने फ्रॉड किया उसी को फ्रॉड का नोटिस नहीं, किसी और को। भी बात समझ आई? ये तीनों कंडीशन पूरी हो तो फिर क्या समझा जाएगा? इफेक्ट ऑफ ए पार्टनर इज इक्वल टू इफेक्ट टू फर्म। क्या समझा जाएगा? इफेक्ट ऑफ पार्टनर इज इक्वल टू इफेक्ट ऑफ नोटिस टू ए पार्टनर इज इक्वल टू नोटिस टू फर्म। क्लियर? कोई प्रॉब्लम इसमें? तीनों पॉइंट्स क्लियर? आगे क्या कह रहा है? कह रहा है इफेक्ट ऑफ रिप्रेजेंटेशन और स्टेटमेंट बाय ए पार्टनर। पार्टनर में से कोई बंदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे और कहे कि हाँ मैं मानता हूं हमसे गलती हुई, 4 पार्टनर में से एक पार्टनर ने, हम जो 30 रुपए का वाकई बड़ा शवारमा बेचते हैं, ये चिकन शवारमा नहीं होता। नहीं, अब क्या होता है वो आप खुद अपने अपने इलाके के लिहाज से एज्यूम कर लें। हाँ जी, ये चिकन। क्या इस स्टेटमेंट को अदालत में एविडेंस के तौर पे प्रेजेंट किया जा सकता है? सवाल ये, पार्टनर के मुंह से निकली हुई, किसी एक पार्टनर के मुंह से निकली हुई बात को, हालांकि उसने सोशल चाहे ये स्टेटमेंट दी हो, अदालत में एज एविडेंस प्रेजेंट किया जा सकता है कि नहीं? हाँ, लागत है किया जा सकता है, लेकिन अगर वो फर्म से रिलेट करती है, जाहिर है फर्म की ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस से रिलेट करती है,
अगर वो फर्म के बिजनेस से उसका ताल्लुक नहीं है तो फिर नहीं। जैसे अगर कहें हाँ मैं एडमिट करता हूं हमारे बिजनेस में चाइल्ड लेबर होती है, हम पैसे बचाने के लिए 7-7, 8-8 साल के बच्चों से भी काम करवाते हैं, तो इसको एज एविडेंस यूज किया जा सकता है। हाँ मैं एडमिट करता हूं गवर्नमेंट ने मिनिमम वेज 37,000 रखी है, हम तो 20,000 पे करते हैं, मैं एडमिट करता हूं। अगर तो ये बिजनेस के वर्कर की बात कर रहा है तो फिर इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर कहे मैं एडमिट करता हूं मेरे घर में जो काम करता है एक बच्चा, उसकी उम्र 8 साल है और उसको 17,000 20,000 रुपया देता हूं, ये बिजनेस का मैटर नहीं है, ये ऑर्डिनरी कॉस्ट ऑफ बिजनेस नहीं, इसको किसी भी जगह पे एज एविडेंस प्रेजेंट नहीं किया जा सकता। देखिए सर जो पार्टनर घर में ऐसे कर रहा है वो बिजनेस में भी तो करता होगा, लॉ कहता है नहीं, जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस वाले स्टेटमेंट है ना वो मेरे को सामने लेके आओ, उसको मैं सबूत के तौर पे मानूंगा पार्टनर के खिलाफ, पर्सनल वाली नहीं। कह रहा है इफ ए पार्टनर गिव्स ए रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन मतलब स्टेटमेंट, या कोई एडमिट एनीथिंग, इट कैन बी यूज्ड एज एविडेंस अगेंस्ट फर्म इफ सच रिप्रेजेंटेशन और एडमिशन रिलेट्स टू अफेयर्स ऑफ द फर्म एंड सच रिप्रेजेंटेशन एडमिशन मस्ट बी मेड इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। समझ आई? वो एग्जांपल याद आई, वो जो बोरी भर के मेंढक लेके जा रहा था, हा? पकड़ा गया, याद है? बोरी भी नहीं बल्कि वो गाड़ी थी, नहीं है मेरा 1.5-2 साल पहले पकड़ा गया, तो कहने लगा मैं तो कॉलेज में एक्सपेरिमेंट्स के लिए मेंढक लेके जा रहा। इतने मेंढक बचा, कौन सा एक्सपेरिमेंट करना था। हाँ जी, बहरहाल चलें, छोड़े इसको, वैसे मुझे याद आ गई बात, उसको इग्नोर, उस मिसाल का इससे कोई ताल्लुक नहीं है भाई। क्लियर होगी ये बात? कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो? चलिए आज का लेक्चर यहाँ पे हम ख़त्म करते हैं। उम्मीद है ईद की छुट्टियों को आप खूब एंजॉय करेंगे और खूब पढ़ेंगे, ठीक है? दोनों काम साथ साथ है ना, वरना तो ईद के बाद बर्डन बढ़ जाएगा। तो बेहतर ये है अक्लमंद इंसान वो है जो आने वाले वक्त को देख के अंदाज़ा लगा के पहले से मेहनत शुरू कर दे, दोनों काम करना, ठीक है? याशी भी काम भी, ठीक है? एंजॉयमेंट भी, दोस्तों से मिले जुले भी, और फिर शाम को बैठ के, रात को बैठ के 2-4 घंटे पढ़ लें, कोई पाबंदी नहीं है। कोई पढ़ना चाहे तो उसके ऊपर कोई, उसे मेरी तरफ से पूरी इजाज़त है, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ लें, ये मेरे वाला ना भी पढ़े, चाहे कोई भी सब्जेक्ट पढ़ लें, आदत नहीं छूटनी चाहिए, रोज़ का रोज़ पढ़ते रहना चाहिए, थोड़ा थोड़ा, चाहे थोड़ा थोड़ा से। चलिए आज का लेक्चर खत्म करते हैं। अल्लाह।